हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी इस प्लेटफॉर्म में। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। सो दोस्तों आज हम ऐसी बात करने वाले हैं, इसमें वो डिस्कशन करने वाले हैं जो आपके किसी भी एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन या फिर जहां पे भी करंट अफेयर्स पूछा जाता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे फिर आईबीपीएस एएफओ हो, चाहे फिर नाबार्ड का एग्जामिनेशन हो, या फिर कोई और भी दूसरा एग्जामिनेशन हो। और इससे बड़ी बात, अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझते हैं, नॉलेज को गेन करते हैं, सो दोस्तों ये आपके लाइफ और करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो ये एक ऐसी वीडियो है जिसको हर एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को देखनी चाहिए, चाहे आप कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, गवर्नमेंट ने 7 स्कीम्स को लॉन्च किया। 2 सितंबर को किया था, थोड़ा सा लेट हो गया इस वीडियो को बनाने में। 7 स्कीम्स को लॉन्च किया टू रिवोल्यूशनाइज द एग्रीकल्चर। दोस्तों एग्रीकल्चर में रिवोल्यूशन लाने के लिए कैसे आएगा रेवोल्यूशन? जब भी हम एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो हमको ध्यान आता है ग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि 1960s के टाइम पे था, और उसने कैसे हमारी एग्रीकल्चर की दशा और दिशा को बदल दिया था, ये आप सभी को पता है। सो सिमिलरली अभी 7 स्कीम्स को लाया गया है। ये 7 स्कीम्स क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, कैसे ये एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे ये फार्मर के लिए इंपॉर्टेंट है, और सबसे बड़ी बात है कैसे ये एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए कैसे इसमें हजारों अनलिमिटेड, या फिर हम कह सकते हैं कि जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, सीमा नहीं है, उतनी अपॉर्चुनिटीज अगर हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया तो डेफिनेटली वो स्टूडेंट्स या फिर कोई दूसरे लोग करेंगे जिनका बैकग्राउंड भी एग्रीकल्चर नहीं होगा, और दे विल बी प्रॉस्पेरस। समझना क्या है आपको, अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं तो समझिए कि गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जहां पे आप अपना बहुत अच्छे से अपना ब्रेन यूज कर सकते हैं, अपने टैलेंट को यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा समझिए इसको, ये है क्या, फिर सोचने की कोशिश कीजिएगा। सो 7 स्कीम्स है। सबसे पहले है, जो सबसे मेजर यहाँ पे फोकस किया गया है, वो है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। सो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन होना क्या है, आज के टाइम पे सबसे बड़ा इशू क्या आता है दोस्तों? सबसे बड़ा इशू ये आता है कि कोई भी डेटा है, हमें ये नहीं पता रहता कि कितना एक्यूरेट है, सोइंग कितनी हुई है, प्रोडक्शन कितना हुआ, चार चार एस्टिमेट आते हैं, तब भी ये क्लियर नहीं होता कि लगभग ये सही था कि नहीं था। रियल कंडीशन नहीं पता चलती, कितनी सोइंग हुई है, कितना, क्योंकि ये सारी चीजें फोरकास्ट के लिए चाहिए होती है ना। क्योंकि हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, फिर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है, ये सारी चीजें देखनी होती है। सो गवर्नमेंट ने क्या किया है, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन लाया गया जिसमें दो मेजर कंपोनेंट है, एक एग्री स्टैक, दूसरा है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। सबसे पहले क्या है कि एग्री स्टैक होगा। एग्री स्टैक क्या है, हर फार्मर की फार्मर आईडी बनेगी, जैसे हमारा आधार कार्ड होता है, आधार आईडी होती है, वैसे हर फार्मर की फार्मर आईडी होगी। उसको विलेज के जो भी उसके लैंड रिकॉर्ड है उसके साथ मैप कर दिया जाएगा, तो उससे फिर डिजिटली उसको यूज करते हुए हमको ये पता चलेगा उसमें क्या सोइंग हुई है, क्या सारी चीजें उससे पता चल जाएंगी। अब उसकी बेसिस पे कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बनाया जाएगा, डेटा हमारे पास रहेगा। तो उससे देखिए, जियो स्पेशल डेटा हमारे पास रहेगा, ड्रॉट या फिर फ्लड मॉनिटरिंग हमारे लिए इजी हो जाएगी, वेदर और सैटेलाइट डेटा, ग्राउंड वाटर मॉडलिंग ऑन क्रॉप यील्ड इंश्योरेंस, ये सारा कुछ, मतलब जब हमारे पास डेटा सारा कुछ है तो हम उसका सारा कुछ यूज कर सकते हैं ना। सॉइल मैप, सैम्पलिंग मैपिंग, ये सारी चीजें उसमें आती है। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है, इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं ये पीआईबी था, उसमें भी आप इसको देख सकते हैं, 7 स्कीम्स टू इंप्रूव द फार्मर्स लाइफ एंड इंक्रीज देयर इनकम। सो दिस इज नॉट ओनली फॉर द फार्मर्स, क्योंकि फार्मर्स तो वो हैं जो बेनिफिशियरी होंगे, बट उस टेक्नोलॉजी को कोई ना कोई तो प्रोवाइड करेगा ना। और आपको पता है कि सारी टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ही प्रोवाइड नहीं कर सकती है, बहुत सारी चीजें बाकी ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स करते हैं। सो वहां पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। सो सबसे पहले तो है एग्री स्टैक। तो एग्री स्टैक मैंने आपको बताया, एग्री स्टैक में क्या होगा, हर फार्मर की फार्मर आईडी बनेगी, उसको उसके लैंड रिकॉर्ड के साथ मैप कर दिया जाएगा। उसके बाद जो क्रॉप्स ऑन रजिस्ट्री बनाई जाएगी, उससे पता चलेगा ना उसने एरिया में क्या क्या ग्रो किया है। तो ये सारी चीजें इससे रहने वाली है। अब इसका बड़ा बेनिफिट क्या होता है, जब हमारे पास सारा डेटा रहता है, मान लीजिए आज मैं सोचूं कि यार चलो मैं ना उत्तराखंड में एक काम करता हूँ, ये पर्टिकुलर क्रॉप की प्रोसेसिंग पे काम करता हूँ। अब ये पर्टिकुलर क्रॉप है, मान लो मैंने सोचा कि बाजरा है, उसकी प्रोसेसिंग पे मैं कुछ करता हूँ, क्योंकि मिलेट्स पे तो काफी कुछ हो रहा है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मिलेट्स में, और वो भी बाजरा, कहाँ सबसे ज्यादा होता है? सो एग्री स्टैक से मुझे ये इजीली पता चलेगा कि किस स्टेट में या फिर उत्तराखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा बाजरा प्रोडक्शन होता है। अकॉर्डिंगली मैं चीजों को प्लान कर सकता हूँ। जैसे आप समझ रहे हैं ना, अगर कोई इंडस्ट्री लगती है तो कहाँ पे लगती है, जहाँ पे एयरपोर्ट होते हैं, जहाँ पे ट्रेन जाती है, जहाँ पे सी पोर्ट होता है, ताकि वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ये सारी चीजें इजीली हो सके। तो यही सारा डेटा अभी तक हमारे पास प्रिसाइज नहीं होता, ये डेटा हमको प्रिसाइज मिलेगा। तो इससे ये सभी के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, पब्लिक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप देखिए ऑब्जेक्टिव में भी मेंशन है, इंप्रूव द गवर्नमेंट बेनिफिट्स स्कीम डिलीवरी, है ना, फार्मर्स के लिए, ये फार्मर के लिए बेनिफिट इन्होंने बताए हैं बेसिकली यहाँ पे। क्रिएट अ प्रेजेंसलेस लेयर फॉर द क्विक आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेशन ऑफ फार्मर। क्यों? क्योंकि फार्मर
फार्मर आईडी बनी है, किससे लिंक्ड है? लैंड रिकॉर्ड से लिंक्ड है। उससे क्या हो रहा है? सारा का सारा डेटा एक्यूमुलेट हो रहा है। लोअर द कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ एग्रीकल्चर सर्विसेज फॉर फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट फाइनेंस इनपुट एंड अदर सर्विस प्रोवाइडर। क्योंकि जब सारा कुछ मैप हो चुका है तो फर्दर ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि कितनी लैंड है, क्या है, ये सारी चीजें बहुत इजीली हो सकती हैं। ओके, enabler easier scheme convergence between agriculture ministry state government to the better serve the Indian farmers, क्योंकि ये सब इंडियन फार्मर्स के लिए लिखा गया है। बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स का बहुत बड़ा रोल है। और सिमिलरली एक्सेलरेट इनोवेशन इन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बाय एग्रीटेक्स विद इजियर एक्सेस टू द हाई क्वालिटी डेटा। सो दोस्तों ये जो दो बड़े बेनिफिट हैं ये हर एक ग्रेजुएट के लिए, या फिर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट या फिर कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी ग्रेजुएट हो बट एग्री एंथुसियास्ट है, तो वहां यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। देन इसके बेसिस पे बनेगा कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। जब हमारे पास डेटा है तो उसके बेसिस पे डिसीजन होंगे। डिसीजन मतलब सबसे बेसिक डिसीजन क्या होता है? जो वेदर फोरकास्टिंग होती है, मान लीजिए कहीं पे लॉस हुआ है तो उसको कैसे कलेक्ट करना है, कैसे उसको डेटा को कलेक्ट करना है, ये सारा कुछ यहाँ से इजीली हो पाएगा। देन सेकंड चीज क्या है 7 स्कीम में? पहला तो था हमारा डिजिटल एग्रीकल्चर, दूसरा था क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। सो देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस किस पे किया गया है? रिसर्च पे। और जब रिसर्च पे फोकस किया जाता है तो दोस्तों रिसर्च का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि लैब में बैठ के या जो साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं, रिसर्च के साथ साथ उसका एग्जीक्यूशन और उसमें जितनी भी एजुकेशन या फिर हम कह सकते हैं जितनी भी टेक्नोलॉजी एसोसिएटेड है। अब क्या होता है, मान लीजिए रिसर्चर ने कुछ भी रिसर्च उसने टेक्नोलॉजी बना दी बट उसका वो कमर्शलाइजेशन नहीं कर सका। जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी, ड्रोन किसी ने बना दिया बट आज के टाइम पे जितने भी स्टार्टअप्स हैं या फिर जितने भी फर्म्स हैं जो ड्रोन पे वर्क कर रहे हैं, डेफिनेटली ना तो वो साइंटिस्ट है ना तो वो फार्मर है। सो वो कोई ना कोई तीसरा है। तो वो तीसरा कौन है ये समझना है। सो यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी होती है क्योंकि गवर्नमेंट इस पे फोकस कर रही है, रिसर्च एंड एजुकेशन पे, प्लान जेनेटिक रिसोर्स मैनेजमेंट में, जेनेटिक इंप्रूवमेंट फॉर फूड एंड फॉडर क्रॉप। अच्छा ये सारा जेनेटिक इंप्रूवमेंट हो क्यों रहा है? फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस। हमारे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है? क्लाइमेट चेंज का। क्योंकि आपको पता है कि ओवरनाइट कोई भी चीजें चेंज नहीं होती है। जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन की भी शुरुआत हुई थी तो 1960 से 1966 लग गया था चीजों को चेंज होते होते। तो वैसे ही यहाँ पे है क्लाइमेट चेंज के लिए आज हम शुरू करेंगे तब जाके हम कुछ टाइम पे इन चीजों को पा सकेंगे। देन स्ट्रेंथनिंग द एग्रीकल्चर एजुकेशन मैनेजमेंट एंड सोशल साइंस। मुझे लगता है इसकी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट आज के टाइम पे है क्योंकि हम जो पढ़ते हैं एग्रीकल्चर में बीएससी में, अभी भी आप देखेंगे वो ओल्ड एज सारी चीजें। कहाँ गवर्नमेंट बात करी नेचुरल फार्मिंग की, ऑर्गेनिक फार्मिंग की, और कहाँ जो हमें पढ़ाया जाता है या फिर बीएससी में पढ़ाया जाता है वो पूरा का पूरा केमिकल ओरिएंटेड होता है। एक दो सब्जेक्ट्स होते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह के। बट अब हमारी एग्रीकल्चर एजुकेशन भी इसके अकॉर्डिंग ओरिएंटेड होनी चाहिए। सो वही सारा कुछ इसमें किया गया है, इसको फोकस कर दिया गया है। सोचो गवर्नमेंट इसको इसके लिए लेकर आई है कि फार्मर को डायरेक्ट बेनिफिट हो सके। विल प्रिपेयर एग्रीकल्चर स्टूडेंट एंड रिसर्च फॉर करंट चैलेंजेस। तो ये करंट चैलेंजेस के अकॉर्डिंग। देन सस्टेनेबल लाइवस्टॉक इन हेल्थ एंड प्रोडक्शन। सस्टेनेबल लाइवस्टॉक हेल्थ मतलब गाय भैंसों की भी हेल्थ। तो एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट एंड वेटनरी एजुकेशन, डेयरी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, एनिमल न्यूट्रिशन। तो ये सारी चीजें, और एम क्या है? फार्मर की जो एलाइड इनकम है उसको बढ़ाया जा सके। सो दोस्तों फार्मर की जो एलाइड इनकम की हम बात करते हैं तो उसमें डेयरी सबसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। डेयरी के साथ साथ अगर आप देखेंगे फिशरीज दूसरा इंपॉर्टेंट होता है, और तीसरा अगर आप देखेंगे तो फूड प्रोसेसिंग होती है। और ये तीनों ही चीजें अगेन मैं आपको बताऊं कमर्शलाइजेशन अगर आप करते हैं हाई लेवल पे करते हैं तो ये बहुत एक अच्छे प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज होते हैं। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना है किसके थ्रू? हॉर्टिकल्चर प्लांट्स के थ्रू। क्योंकि क्या हुआ, पैडी वीट पे इतना भरोसा हो गया है कि इनसे इनकम आएगी ही आएगी, तो बाकी डाइवर्सिफिकेशन बहुत कम होता है। तो इस पे फोकस करना है। MIDH स्कीम्स वगैरह हैं जो इसके लिए चीजें प्रोवाइड करती है। देन जो बाकी दो बची स्कीम है वो क्या है? स्ट्रेंथनिंग ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र विद एन आउटले ऑफ 1202। कृषि विज्ञान केंद्र का एम क्या होता है? एक्सटेंशन, फार्मर तक टेक्नोलॉजी को पहुंचाना। सो गवर्नमेंट किस पे फोकस कर रही है? केवीके पे। 7th क्या है? नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट विद एन आउटले ऑफ 1115 करोड़। सो दोस्तों टेक अवे क्या है? ये जो भी हमने डिस्कस किया उससे हमारे टेक अवेज क्या है?
मेजर टेक अवे है, सबसे बड़ा है कि गवर्नमेंट वांट टू रिवॉल्यूशनाइज एग्रीकल्चर विद अकॉर्डिंग्स टू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग सारी चीजें हो रही हैं। हालांकि उससे पहले ये आना चाहिए था। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फोकस किस पे क्या आ रहा है, डिजिटल एग्रीकल्चर पे। दोस्तों इतने करोड़ का इन्वेस्टमेंट है डिजिटल एग्रीकल्चर के लिए। गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी बना रही है, तो ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट अपना पैसा बर्बाद करी। डेफिनेटली जब गवर्नमेंट यहाँ पे इतना इन्वेस्ट करेगी तो उससे बहुत ज्यादा क्रिएट होगा। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड चीज क्या है, गवर्नमेंट किस पे फोकस कर रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और साथ ही साथ एक्सटेंशन में। सो दोस्तों ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आप चाहे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं, एग्रीकल्चर एंथुसियास्ट हैं, आप सभी को पता है कि ये दो चारों चीजें आपके लिए कितनी डायरेक्टली लिंक्ड होती हैं। सो ये जो 7 स्कीम्स है, ये फार्मर्स के लिए भी बेनिफिशियरी है, हमारे क्लाइमेट के लिए बेनिफिशियरी है, हमारे बेनिफिट करेंगी, साथ साथ हमारे एग्रीकल्चर को भी बेनिफिट करेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि आपको भी बेनिफिट करेंगे अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा और सोचेंगे समझेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं दोस्तों, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें, नोट्स बनाएं, रिवाइज करें, टाइम एलोकेट करें, पूरा टाइम स्क्रीन पे ना दें। यूट्यूब वीडियोस में बहुत ज़्यादा पढ़ने से नहीं होती हैं चीज़ें। आपने ये चीज़ देखी है, मैंने तो बहुत शॉर्ट में डिस्कस की है। मैं कभी भी 1 घंटे 2 घंटे में नहीं अननेसेसरी डिस्कस करता हूँ। बट अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं तो इसका पीआईबी देखिए, इससे रिलेटेड चीज़ों को सर्च कीजिए और उसके बाद पढ़ना शुरू कीजिए। दिस इज ऑल फॉर टुडे। किसी भी एग्जामिनेशन के लिए मॉक टेस्ट इज द बेस्ट वे, सो यू कैन डाउनलोड और आर ऐप एंड वहाँ पे आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।